हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, हमारी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2022 और आज से लगभग 100 दिन बचे हुए हैं। 100 दिन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे हमको तैयारी करना है कि हम एटलीस्ट सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। देखो, कई सारे स्टूडेंट्स जिनका मेरे पास में मैसेज आता है, आप लोग क्वेश्चन करते हो कि हम स्कोर नहीं कर पा रहे अपने मॉक टेस्ट में। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत ये मत करो कि हम आते से एकदम से टॉप करने की कोशिश करें, या कभी मत करना। हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? सिलेक्शन तक पहुंचना। मतलब कि हमको कट ऑफ पहले क्लियर करना है, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि कट ऑफ के ऊपर हम जा रहे हैं तो हम कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव करें। बट पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होना चाहिए? कट ऑफ को कैसे क्लियर किया जाए। तो ये वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, तो मैं आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल रहेगी। डूज एंड डोंट्स क्या है, आने वाले समय में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि मिनिमम पिछले सालों का जो अगर कट ऑफ देखेंगे तो एवरेज कट ऑफ क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपके क्या टारगेट होना चाहिए। देखिए, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करते हो, कुछ भी उठाते हो कभी भी और कुछ भी पढ़ने लग जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या आपका टारगेट स्कोर है। भले ही वो 50 में से 10 ही हो, 50 में से 15 ही हो, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में क्या अल्टीमेट टारगेट है, आपको कितना स्कोर करना है कि हम सिलेक्शन ले लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। उसके बाद में टॉप 3 टॉपिक्स कौन से होना है। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, तो क्या आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाओगे? अगर हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम की, तो आप सबसे पहले कौन सा टॉपिक उठाओगे? वो टॉपिक जो कभी कभी एग्जाम में आता है या नहीं आता है, या फिर आप वो टॉपिक पहले उठाओगे जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, ऐसा टॉपिक जो ऑल टाइम फेवरेट है एसएससी का और जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो समझदारी क्या बोलती है कि हम पहले वो टॉपिक उठाएंगे जिसका वेटेज ज़्यादा है, एसएससी जिसको बार बार पूछता है और ज़्यादा पूछता है ना। जो टॉपिक एसएससी का फेवरेट है उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक्स कौन से हैं वो भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हो अपने पास में 100 दिन है, तो 100 दिन के हिसाब से हम पहले वही टॉपिक खत्म करेंगे जिसका आना कंफर्म है एग्जाम में, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसको आप पूरा देखना जरूर, काफ़ी हेल्प आपको इसमें मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ डूज एंड डोंट्स। मैं आपको डोंट्स बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। देखो यार, शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप जो वीडियोस देखते हो ना यूट्यूब पे फालतू की, जैसे टॉपर्स के इंटरव्यू हो गए या किसी की लाइफ आप स्टोरी आप देख रहे हो, किसी का सिलेक्शन हो गया है तो वो अपना क्वार्टर आपको दिखा रहा है, अपनी सैलरी स्लिप दिखा रहा है, ये आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले हैं, ठीक है। काम ऐसा करो कि आप किसी को अपनी सैलरी स्लिप दिखाने लायक बन जाओ। कब तक यूट्यूब पे दूसरों की सैलरी स्लिप देखते रहोगे? कब तक यूट्यूब पे दूसरों के क्वार्टर्स को आप देखोगे? ठीक है, ऐसा कुछ करो कि आप अचीव करो और आपको एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिले और आप वो दुनिया को दिखाओ, है ना। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप दूसरों का देखना बंद कर दोगे। 100 दिन ना तो ज़्यादा है ना कम है, एवरेज समय है, लेकिन हमें एक एक टाइम को यूटिलाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। एक एक घंटे को हमको यूटिलाइज करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो जो भी चीज़ हमारी पढ़ाई से संबंधित है, हमें केवल वही देखना है। हाँ, एक कहीं स्ट्रैटेजी अगर आपको कोई दिख रही है, कोई ऐसा आपको स्टडी प्लान बता रहा है जो कि आपके लिए रेलेवेंट है, तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। लेकिन आप अगर दिन भर ये देख रहे हो कि जीएसटी इंस्पेक्टर की ऐसी ऐसी सैलरी होती है, ऐसी यूनिफॉर्म पहनता है, वो ये करता है वो करता है, ये सब बेकार की चीज़ें, ये आपका टाइम खराब करेगी। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब सीधे अपन आते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो, पिछले 3 साल का कट ऑफ निकालूं मैं। 2019 वाला जो सीजीएल था उसका, 2020 वाला सीजीएल और 2021 वाला सीजीएल टीयर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके आप तीनों साल के कट ऑफ देखते हैं। तो 2019 में जो कट ऑफ गया था वो 147 समथिंग गया था। 2020 में आपका 132 गया था और 2021 में 130 कट ऑफ गया था। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी का। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। तो कट ऑफ आप देखोगे ना तो हर साल अलग अलग होता है। अच्छा, कट ऑफ जो होता है ना वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। एक तो कैसा कंपटीशन है, मतलब कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कट ऑफ एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ये कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। तो एक तो आपका कंपटीशन हो गया कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। दूसरा है पेपर का लेवल कैसा है। जैसा पेपर होगा, अगर पेपर बहुत टफ आता है तो कट ऑफ कम हो जाता है, पेपर इजी आ जाएगा तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं। इन तीनों साल का एवरेज जो होगा 137 कुछ मार्क्स आ रहे हैं, अपन उसको 140 मान लेते हैं, है ना। तो लेट अस अज्यूम कि 140 कम समथिंग कट ऑफ जाना चाहिए आपके 2022 के टीयर 1 में। तो अब हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हमको मिनिमम मार्क्स इतने स्कोर तो करना ही करना है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो
ये सोचते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बचा क्या है, 100 दिन तो बचे हुए हैं। 10 सितंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 डेज आपके पास में है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 100 डेज में हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको दिमाग से काम करना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, दुनिया में कोई अगर युद्ध जीतता है ना, तो वो इसलिए नहीं जीतता कि वो बहुत बुद्धिशाली है या वो बहुत ताकतवर है। ताकत और बुद्धि के दम पे युद्ध नहीं जीते जाते हैं, युद्ध जीते जाते हैं रणनीति पे। ठीक है, रणनीति से युद्ध जीते जाते हैं, स्ट्रैटेजी। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है और आप टाइम को यूटिलाइज करना जानते हो, तो आप कितने भी खराब स्टूडेंट हो, आपका सब्जेक्ट में कितनी भी खराब होल्ड हो, आप समय के साथ चीज़ों को इम्प्रूव कर लोगे और आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी सही नहीं होती है और अल्टीमेटली स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको स्ट्रैटेजी अच्छी होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हम कैसे मिनिमम स्कोर करें। पहले जो सिलेक्शन लेना है, टीयर 1 को क्लियर करना है, पहले प्रायोरिटी उसकी होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि टॉप कैसे करना है। बट टीयर 1 में हमको सबसे पहला काम ये है कि कट ऑफ क्लियर करना है। ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि केवल कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं टीयर 1 में, लेकिन उन्होंने टीयर 2 और टीयर 3 में अच्छा परफॉर्म किया और फाइनली उन्होंने अच्छी अच्छी पोस्ट सिलेक्शन ले लिया है। मेरी बैच में एक डिविजनल अकाउंटेंट मेरा फ्रेंड है, उसने बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर किया था, बाउंड्री पे, और उसने टीयर 2 में इतना अच्छा परफॉर्म किया, टीयर 3 में परफॉर्म किया, अल्टीमेटली उसको पोस्ट मिल गई। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप टीयर 1 में कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, केवल बाउंड्री पे हो, तो आपको सिलेक्शन आपका ना के बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। संभावनाएं हमेशा रहती है, और टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में गैप काफ़ी अच्छा होता है, तो पढ़ाई करने का मौका आपको मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हमको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है। अब देखो ये तो टोटल हो गया ना, 140 टोटल है, मतलब कि 200 में से उसमें सारे सब्जेक्ट आ गए। तो इसमें आपका क्वांट भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, क्वांट भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, जीए भी आ गया और इंग्लिश भी आ गया। ठीक है, तो इन चारों में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मतलब ये कि अगर मैं टारगेट करूं हर एक सब्जेक्ट को, तो हर एक सब्जेक्ट में मेरा मिनिमम टारगेट तो होना चाहिए ना। अभी आपकी हालत ये है कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर दो क्वांट में। हमारा मिनिमम टारगेट क्या हो कि हम सिलेक्शन तक पहुंच जाए, मतलब कि हम इतने मिनिमम 140-150 स्कोर कर लें, कट ऑफ क्लियर कर लें। तो देखो क्वांट में ना, आप किसी भी हालत में अगर आप पढ़ना शुरू करो, मैं आपको सबसे पहले 3 टॉप टॉपिक बताऊंगा, टॉप ऐसे टॉपिक्स जो कि एसएससी पूछेगा ही पूछेगा, जिनका वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट में एक तो आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका 10% वेटेज होता है। मतलब मान के चलना आप इसमें 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी पूछ ही लेगा, 3 क्वेश्चन आना ही आना है। अगर मैं हाइट्स एंड डिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लूँ इसमें, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, तो 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री में आते ही आते हैं। इसके बाद आता है आपको ज्योमेट्री, ये भी फेवरेट टॉपिक है, इसमें 4 क्वेश्चन आपके आना ही आना है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप मर्ज करके पढ़ सकते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसका एक सवाल आ जाता है ना, और बहुत सिंपल आएगा तो आप कर लोगे। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, 10% वेटेज होता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये चारों टॉपिक आप मर्ज करके पढ़ सकते हो। देखो परसेंटेज हो गया, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में उनके कॉन्सेप्ट लगभग मिलते जुलते हैं। तो अगर आप एक की तैयारी करते हो तो उसको वो दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका टोटल वेटेज होता है 7 क्वेश्चन, 25 में से 7 सवाल इनमें से आते हैं और 7 इसमें से आते हैं, मतलब ये हो गए 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कम से कम ये 3 टॉपिक सबसे पहले तैयार करना चाहिए। 14 क्वेश्चन का वेटेज कम नहीं होता है, ये 28 मार्क्स लेकर आएगा। क्वांट में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 40 मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, मतलब कैसे भी करके आप 40 नंबर ले आओ। ठीक है, और उसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो, अभी आप जो 1 महीना आपका सितंबर का महीना है वो आप इन 3 टॉपिक्स पर लगा दो, अच्छी कमांड क्रिएट करो, 14 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, मतलब कि 28 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। इसके बाद बच क्या गया, केवल 6 क्वेश्चन ही ढूंढना है ना, वो भी ढूंढ लोगे। ठीक है, तो शुरुआत अच्छी करो, वो टॉपिक पे फोकस करो जो कि एसएससी ज़्यादा पूछता है या कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट के बारे में। अब आपका रीजनिंग जो है, रीजनिंग देखो
वैसे आपको बताऊं, रीजनिंग जो है एसएससी का वो मॉडरेट लेवल का आता है। एसएससी ने कभी भी बहुत पीक लेवल का रीजनिंग नहीं पूछा। अगर आप कंपेयर करेंगे बैंकिंग से एसएससी को, तो बैंकिंग में या कैट में बहुत ही पीक लेवल का रीजनिंग आता है, जबकि एसएससी में बहुत ही मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आता है। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। पर चलो मान लें कि आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कि जैसे नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, वो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है। तो वो आप नहीं भी कर पाओ तो भी आप आउट ऑफ 25, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 25 में से आपको 20 सवाल करना है, ठीक है। 25 में से आपको 20 सवाल करना है। अगर रीजनिंग में आप 2 क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो आपको एटलीस्ट 23 क्वेश्चन तो करना ही करना आउट ऑफ 25। तो ये होगा आपके 46 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के और रीजनिंग के और इंग्लिश के। तो कोशिश रहेगी कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस वहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स भी मिल जाएगी एसएससी एग्जाम्स की, और उसके अलावा आप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं जीए की। अगर जीए ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम जीए को इतना सीरियसली ले लेते हैं, हमको अचानक से इतिहास से प्यार हो जाता है, हमको अचानक से भूगोल से प्यार हो गया है ना, करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते इतना डूब गए कि हमको लगता नहीं है करंट में बड़ा मजा आ रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, इसमें मैक्सिमम एफर्ट लगेगा और मिनिमम आउटकम निकलेगा। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप कितनी भी जान लगा लो, बहुत मुश्किल से आप इसमें स्कोर कर पाते हो। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हमको ऐसी जगह अपने आप को खपाना ही नहीं है। हमें क्या करना भाई, अगर इसमें ज़्यादा मेहनत लग रही है तो हम कहाँ मेहनत लगाएं जहाँ पे कम एफर्ट में ज़्यादा आउटकम निकले। जीए के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप ये बताओ कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जीए के टोटल जो वेटेज है 25 है, 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ ही जाते हैं, और करंट आप तैयार कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। 7 एक क्वेश्चन आप करंट के कर लो, और 7 के अलावा टोटल आप 15 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हो तो वो भी कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 क्वेश्चन आप करंट कर लो, 8 एक क्वेश्चन आप जीए के स्टैटिक पोर्शन से कर लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री पढ़ोगी, थोड़ा तो ज्योग्राफी पढ़ोगी, तो वो हो सकता है। तो आपने इसमें कितना स्कोर करना है, 15 सवाल अटेम्प्ट करना है जीए में, तो इसका स्कोर हो गया 30। यानी कि मिनिमम आप 15 क्वेश्चन कैसे भी करके स्कोर कर लो, जो कि पॉसिबल है 100 दिनों में, ठीक है। ये मैं 100 दिनों की रणनीति बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको टारगेट करना है। तो ये आपका हो गया 30। इसके बाद बचता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में कई बच्चों का इंग्लिश कमजोर होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, मैं मॉडरेट मान लेता हूँ। बहुत कमजोर भी हुआ ना फ्रेंड्स, तो भी 17 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके 25 में से। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी आप कैसे करोगे, इंग्लिश को आप कैसे इंप्रूव करोगे। लेकिन 17 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे ना। कितने हो गए, 34 मार्क्स, ठीक है। इतना तो आप इंश्योर कर पाओगे कि अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो तो 20 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर लो, रीजनिंग में 23 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर लो, जो कि पॉसिबल है। वैसे फुल स्कोर भी आता है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा तो भी। और जीए में 15 क्वेश्चन है ना, और इंग्लिश में 17 क्वेश्चन, इतने आपको करना है। टोटल करो कितने हो रहे हैं, 40, ये हो गया 120 और ये 150, 150 स्कोर आता है अगर आप दिमाग से काम करो। जबरदस्ती लड़ना नहीं है सब्जेक्ट से। मान लो क्वांट में नहीं आ पा रहा स्कोर, तो झगड़ना नहीं है, छोड़ दो। मैंने आपको बताया ना, टॉपिक देखो, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक कौन सा है एसएससी के, कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है, उनको पकड़ लो, उनसे तैयारी शुरू कर दो, और इसको पहले मजबूत कर लो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ लेते हो, और ये टॉपिक्स जो कि बहुत सिंपल हैं और जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, इनको अगर आप तैयार कर लोगे तो 14-15 क्वेश्चन अगर आप करते हो, 30 नंबर तक तो आ गए ना। अब आपको करना क्या, 10 नंबर के लिए तो फाइट करना है केवल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर करेंगे ना तो हम कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाएंगे, हम अपना स्कोर होते हुए देखेंगे, और कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हमको ये लगेगा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, स्कोर नहीं आ रहा है, तो हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे इश्यूज आते हैं। देखो इंग्लिश में क्या होता है, एक वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है जो कि उलझाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, हजारों शब्दों का संग्रह है, जिसमें से कोई सा भी शब्द उठा करके पूछ लेते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में या वन वर्ड में। तो आपको इतना उलझना नहीं है, आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। देखो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि कभी भी, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो एसएससी पूछता ही नहीं था टीयर 1 में, ये केवल टीयर 2 में आते थे, लेकिन आजकल ये टीयर 1 में भी आने लग गए हैं। अब इसका फायदा आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो थ्योरी है बहुत छोटी सी है, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले इनको तैयार करो। इसके बाद में आपको इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आप
कुछ कुछ भी करके कैसे भी करके रीडिंग की हैबिट डालो। देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे आज भी नहीं कर रहे हैं। आपको पता है रीडिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल, एक नहीं है, कितने सारे मैं गिनाता हूँ। देखो रीडिंग से सबसे पहले चीज़ आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इंप्रूव होती है। जब आप पढ़ते हो ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, टॉपिक को, तो आपका दिमाग जो है वो कॉम्प्रहेंड करता है, समझने की कोशिश करता है। तो ये जो क्षमता है किसी चीज़ को पढ़ करके समझने की, ये विकसित होती है डेली रीडिंग करने से। और ये आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज में, बल्कि कई सारे क्वेश्चंस क्वांट के अंदर आते हैं, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऐसे टॉपिक्स जिनके जो क्वेश्चंस है वो लेंदी होते हैं, 4-5 लाइन के, उनको पढ़ करके ग्रैस्प करना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेनिफिट बताया केवल कॉम्प्रहेंशन का, दूसरा आपकी लैंग्वेज पे होल्ड बनती है। जब आप रीडिंग करते हो ना ईमानदारी से, तो आप ग्रामर आपकी इंप्रूव अनजाने में हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, पता है आपको लगता है ग्रामर के रूल्स अलग से पढ़ना होता है, नहीं, अगर आप सिंसियरली रीडिंग भी कर रहे हो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी ग्रामर कब इंप्रूव हो गई है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पॉटिंग द एरर्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का, तो अनजाने में आपको पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन गलत है, ये सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये अनजाने में होता है, बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट होता है तब जब आप अच्छी रीडिंग लगाते हो। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तो अनजाने में आप रीड कर रहे हो, तो उस लैंग्वेज को थोड़ी पढ़ रहे हो, उसकी ग्रामर को भी तो पढ़ रहे हो। तो वो ग्रामर, कोई सेंटेंस लिखा हुआ ऑटोमेटिकली ब्रेन में चैनलाइज हो जाता है। तो ये आपकी ग्रामर भी इंप्रूव करता है। रीडिंग से आपकी ग्रामर इंप्रूव हो रही है, रीडिंग से आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इंप्रूव हो रही है, और उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड डेवलप होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो ये इंग्लिश में रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक काम जरूर करना है, आप डेली 1 घंटा रीडिंग लगाओ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वोकैबुलरी अगर इंप्रूव करना है तो रीडिंग के साथ साथ क्या करना है, आप 50 वर्ड्स डेली निकालो। मैं पहले बता चुका हूँ कई बार, जो पहली बार देख रहे हैं उनको बताता हूँ। जब आप रीड करते हो ना कुछ भी, अच्छा एडिटोरियल रीड करो, और तब तक रीड करो जब तक कि आपको 50 वर्ड ऐसे ना मिल जाए जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। 50 वर्ड्स एवरी डे, वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड्स 50 वर्ड्स पर डे, तब तक रीडिंग लगाओ जब तक कि 50 वर्ड्स आपको ना मिल जाए जिनके मीनिंग आपको नहीं पता है। बस रीडिंग लगाई, आपको वर्ड सामने आया, उसको क्रॉस कर दो या सर्कल बना दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे 50 वर्ड्स कलेक्शन कर लो, फिर हर एक वर्ड का मीनिंग निकालो गूगल ट्रांसलेट में, या कोई डिक्शनरी आपके पास में, उसमें देखो, उस वर्ड को वहीं पर लिखो पेपर में, या जिसको भी आप पढ़ रहे हो वहीं पर पेंसिल से उस वर्ड का मीनिंग लिखो। फिर जब आप पढ़ो ना तो उस वर्ड का मीनिंग देख करके पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि यार उस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। जब आप ऐसा करोगे ना डेली 50 वर्ड्स, यहाँ से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। रीडिंग करते करते आप ये काम भी करो, डेली 50 करते हो, एक महीने में 1500, 90 दिन, 100 दिन में कितने हो गए, 5000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स आप पढ़ चुके होगे। अब सवाल ही नहीं उठता कि आपका वोकैबुलरी में नंबर कट जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया ना, बहुत ही ये मतलब ऐसी चीज़ें जो आप, अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि स्कोर नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कई स्टूडेंट जॉब करते हैं, तो जॉब करते करते हम क्या तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आपको भी क्या करना है, आपको पहले Tier 1 क्लियर करना है। देखो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ना, वो एक प्रकार की फिल्टर होता है, छलनी होती है। छलनी में से हम क्रीम ऊपर रख रहे हो, बाकी का सब निकाल दे रहे हैं, तो क्रीम जो होती है ना वो जाती है Tier 2 में। तो आपको बेसिकली आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आपको उस क्रीम में आना है। आप उस क्रीम में आ जाओ एक बार, भले ही बाउंड्री पे क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप क्रीम में आ गए ना, तो एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपको ये पता चलता है कि हाँ यार एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है सामने अब कि आप Tier 2 में 2 ही पेपर देना है, स्कोर करो और सिलेक्शन ले लो। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं कितने ही बच्चों को जानता हूँ जो कि खराब परफॉर्म करते हैं Tier 1 में, लेकिन एट द एंड वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं थ्रू आउट और सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, इसी को टारगेट करो। ये मैंने एवरेज निकाला है। इसके अलावा डूज एंड डोंट मैंने बताया है। किसी भी हालत में अपना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू के इंटरव्यूज़ मत देखो। मैं आपको बताऊं, सच्चाई बताता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ के जितने इंटरव्यू आप देखते हो ना यूट्यूब पे, मेरे पास में मेल्स भरे पड़े हैं। जो सिलेक्शन ले लेते हैं उनके मेल्स आते हैं, उनको इसे ईमेल आईडी मिल ही जाता है, ऑब्वियसली बात है, प्लेटफॉर्म पे है। जो सिलेक्शन ले लेते हैं उनके मेल आते हैं कि इतने रुपए अगर आप देंगे तो आपके चैनल पर इंटरव्यू दे देंगे। और मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि गलत कर रहा है सही कर रहा है, भाई आप सिलेक्शन लोगे तो आप भी पैसे लेके जाना इंटरव्यू देने। आप जितने IAS के ये जितने इंटरव्यू देखते हो, आपको लगता है कि कोई टॉप 10 में IAS बनता है, टॉप 10 रैंक लगा रहा है UPSC में, और वो कोचिंग जाकर के इंटरव्यू देगा, वो बात ना करे किसी से। तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, ठीक है। और आप भी करोगे, लेकिन आप तब करोगे ना जब आज पढ़ाई करोगे। आप भी पैसे लेना, आप भी मांगना,
पर ये तब कर पाओगे जब आज पढ़ाई करोगे। ये फालतू के इंटरव्यू देखना बंद करो। ये वही बातें घूम फिर के बताई जाती है आपको। सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं सालों से बात बोल रहा हूँ। सेल्फ स्टडी से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा और कोई तरीका नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली फोकस अपने आप पे करना है और टाइम को बचाना सीखो। फालतू की वीडियोस मत देखो, शॉर्ट्स देखना बंद करो। केवल वो जो आपको स्ट्रेटजी या प्लानिंग जहाँ से आपको मालूम पड़ती है, जिसमें आपका स्कोर इंप्रूव होने की संभावना हो, केवल वही चीज़ देखना है। उसके अलावा कोई कचरा नहीं देखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। क्वांट में ध्यान रखना, जो फेवरेट टॉपिक्स एसएससी के प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और इसके साथ में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जरूर करना। सिंपल इंटरेस्ट को तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आने ही आना है। ये 14-15 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ये 14 क्वेश्चन मतलब कि 28 से 30 नंबर, तो ये कहीं नहीं गए। ये स्कोर आपको होना ही होना है और ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक महीने में अगर 3 चीज़ें आपने डेवलप कर ली कैसे भी करके, तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। जो मैंने बताया उन बातों को ध्यान रखना और फॉलो करने की कोशिश करना। कोई भी क्वेरी, कोई डाउट हो, कमेंट्स में लिखो। मैं जब वीडियो अपलोड हो जाता है, फाइनली जब अपलोड होता है, तो मैं कई सारे कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट्स में जरूर लिख देना। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अब आपको डेली क्विज और क्वेश्चंस वहाँ मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो आपको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ट्राई करूँगा 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली आपको मिल जाए, तो करंट आपका वहीं तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।